भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश दाधीच जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी, मीडिया का काम देखने वाले आदरणीय पंकज, जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब एक छोटी सी सूचना पर आज यहाँ एकत्रित आए हैं। आप सबका मैं हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं नितांत व्यक्तिगत कार्यक्रम के निमित्त आज जयपुर में आया था। मेरे जोधपुर की एक पत्रकार, उनकी पुत्री का विवाह समारोह कल होने वाला है। उस विवाह कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैंने उनसे वादा किया था और उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए जयपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी के चलते कुछ पत्रकार मित्र मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने आग्रह किया कि आपसे कुछ चर्चा करनी है, तो मैंने कहा औपचारिक रूप से मिलकर के हम सभी लोग बात करेंगे। मैं मनपूर्वक आप सबका धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, कल मेरे शहर जोधपुर में एक विशाल कार्यक्रम करने की कोशिश की गई थी। जोधपुर लिफ्ट नहर का तीसरा चरण के शिलान्यास का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना था, उसका आयोजन था। अभी हाल ही में जो राजस्थान की सरकार ने बजट घोषित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का 5वां बजट और 5वीं बार शानदार बजट। मैं ये कहूँगा कि कल का कार्यक्रम, और आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा आप लोग प्रश्न करते हैं कि कल के कार्यक्रम को आप इन शानदार बजटों की श्रृंखला की उपलब्धि मानेंगे या बजट में की गई घोषणाओं की विफलताओं का विमोचन। मैं आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था, मैं बजट की निटी-ग्रिटी में आज नहीं जाना चाहता कि बजट क्या बनाया गया, जादू का किसमें किस तरह से उपयोग किया गया, इस साल का पढ़ा गया, पिछली साल का पढ़ा गया, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, मैं उस पर टिप्पणी आज नहीं करना चाहता। राजस्थान पर कितना कर्ज का बोझ बढ़ा है, मैं उस पर भी नहीं बजाना चाहता। मैं स्पेसिफिकली एक विषय को छूना चाहता हूं। जन घोषणा पत्र में जोर शोर से इस बात का वादा किया गया था कि हम जोधपुर में लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज बनाएंगे, और आप सब अपने पुराने रिकॉर्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निकाल करके टैली करिएगा। उस चुनाव के समय में जोधपुर में, पाली में, जालोर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी सभाएं, उन सभी सभाओं में उन्होंने एक विषय बार बार हर एक सभा में उठाया था कि जोधपुर की लिफ्ट कैनाल का दूसरा फेज, जिसकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है 2016 तक पूरी हो गई है, लेकिन जोधपुर के साथ दुर्भावना के चलते हुए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने डीपीआर बन जाने के बावजूद भी 2018 तक तीसरे फेज को नहीं निर्माण कराया। और हमारी सरकार बनेगी तो हम तीसरे फेज को प्रायोरिटी के साथ में बना करके जोधपुर के हजारों गांवों को पीने के पानी के आवश्यकता की आपूर्ति और उसके कारण से आपूर्ति न होने के कारण से उपजे संकट से राहत दिलाएंगे। 2019 का बजट एक बार याद करिए, तथाकथित शानदार बजट। उस शानदार बजट में जोर शोर से जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज बनाएंगे, इसकी घोषणा की गई। कार्यवाही प्रारंभ भी हुई। 2020 के बजट में, तथाकथित शानदार बजट में एक बार फिर उसकी घोषणा की गई कि हम राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2018 के चुनाव घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र का वादा, 18 के चुनाव के भाषणों का वादा, 19 के लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र मोह में किए गए प्रचार के समय में किया गया वादा, 19 की बजट में किया गया वादा, 20 की बजट की एक बार फिर घोषणा,
उस घोषणा को इम्प्लीमेंटेशन के लिए शिलान्यास के स्तर तक आने में 4.5 साल लगे। ये शानदार योजनाएं जो राजस्थान में बनी है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर के आपके सामने साझा कर रहा हूं। यदि जितनी भी घोषणाएं बड़े प्रोजेक्ट्स की हुई हैं, उन सब घोषणाओं के बारे में आप चर्चा करेंगे, ठीक इसी तरह के हालात आपको सब जगह पे मिलेंगे। ये जानते हुए भी कि राजस्थान के वित्तीय संसाधनों को उपयोग करने का उनके पास में अवसर अब शायद कुछ एक महीनों का शेष रहा है, और ये जानते हुए ठीक से कि अब आने वाले 6-8 महीने पे इस प्रोजेक्ट पर जब अब से पहली बार शिलान्यास के बाद में गैती फावड़ा चलना शुरू होगा, शायद अगले 8 महीने में 30, 40, 50 करोड़ रुपए, क्योंकि राजस्थान में जो एब्जॉर्प्शन की रेट है, मैं भ्रष्टाचार के एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी गति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज जल जीवन मिशन में जो एब्जॉर्प्शन की रेट में देखता हूं कि 27,000 करोड़ के अगेंस्ट में 6,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर इसी गति से एक्सपेंडिचर होगा तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में 40-50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च इस पर नहीं हो पाएगा। केवल और केवल चुनावी घोषणा और चुनाव के लाभ के दृष्टिकोण से कल एक कार्यक्रम का आयोजन वहां करके सरकार ने, मैं ये जिम्मेदारी से कहूंगा कि अपनी योजनाओं और घोषित योजनाओं के अमली जामा पहनाने, इम्प्लीमेंटेशन में अपनी विफलता का विमोचन कल कुछ हजार लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद में राजस्थान में कुछ लोगों से, कुछ उनके पार्टी के लोग हैं, कुछ उन के विरोधी पार्टी के लोग हैं, कुछ लोगों से उनको अत्यधिक स्नेह है। जोधपुर में भी है, कुछ दिल्ली में भी है, और अत्यधिक स्नेह के चलते उनको वो कई स्नेहजनक, पूरक, सम्मानजनक शब्दों से, उपमाओं से, उपाधियों से नवाजते रहते हैं। कल एक बार फिर उन्होंने एक उपाधि मुझे नई दी। मैं जानता हूं कि आप लोग उसी पर प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में प्रेस को चर्चा करते हुए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक जो उनसे मिलवाए गए, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं मिलवाए गए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जो केसेस लंबित है, सहारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट के केसेस लंबित हैं जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों का निवेश फंसा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 2 लाख लोगों का निवेश मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते फंसा है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी श्रृंखला में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक उनसे जयपुर में भी मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को या तो वो नहीं मिलते या मिलवाए नहीं जाते। सुनियोजित रूप से उनसे मिलना और मिलकर के जो प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और उसमें मुझे एक और उपाधि कल उन्होंने दी है कि मैं अभियुक्त हूं। इससे पहले नकारा, निकम्मा, लुटेरा, भगोड़ा, एक कोरोना नहीं कहा, यह अच्छा है, ये सब उपाधियां अब से पहले वो मुझे दे चुके थे। मैं आप सब लोगों के संज्ञान के लिए कुछ छोटा सा तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक से अधिक राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में काम करती है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। सोसाइटी को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का सोसाइटी का दर्जा मिला 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 में। उस समय भी दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और मैं जिम्मेदारी से आज आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि 2018 में उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक और उसमें हुए घोटाले के मुख्य अभियुक्त पचपदरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए जी जोड़ कार्रवाई कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के चैनल जो 2008 में काम कर रहे थे उनसे कि अपने रिकॉर्ड खंगाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट को उठा करके देख लें, आईएनसी के नेता के रूप में कितने जो है लाखों रुपए के विज्ञापन उस समय छापे गए थे। राजस्थान पत्रिका और भास्कर में भी कितने लाखों रुपए के फुल पेज एडवर्टीजमेंट
उन्हीं के नाम से, उन्हीं के द्वारा छपवाए गए थे और अपने आप को कैंडिडेट बनाने की कोशिश की गई थी। अपनी उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट बने, वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध नहीं थे। और मैं समय आने पर एक बार आपको सारे चित्र, क्योंकि मेरा एक आध चित्र कहीं बर्थडे पे कोई आया होगा, हजारों लोग आते हैं, उनमें से मैंने किसी को केक खिलाया होगा, उस केक के चित्र को लेकर के मेरे साथ एसोसिएट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी के सभी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब 2008 में 2009 में जब जो जयपुर में हुई थी, एक बार आप सब पत्रकार साथी अपने रिकॉर्ड खंगालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। उस मीटिंग का स्पॉन्सर कौन था, इसकी भी जानकारी आप सबको करनी चाहिए। उसमें किस किस नेता के साथ में किस किस के फोटो छपे थे, वो फोटो अगर आपके पास में नहीं होगा तो कभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 2019 में 23/8 को एफआईआर दर्ज होती है, एसओजी दर्ज करती है। एसओजी उसमें जांच करती है, अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में 11 दिसंबर 2019 को पहली चार्जशीट, कई हजार पन्नों की चार्जशीट जो है वो पब्लिश होती है, जो वो सबमिट होती है, कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद लगातार फिर जांच होती है। 12 फरवरी 2020 को दूसरी चार्जशीट फाइल होती है, वो भी कई हजार पन्नों की होती है। अभी हाल ही में 7 फरवरी 2023 को, आज हम सब लोग 13 दिन पहले बाद में उसके बात कर रहे हैं, तीसरी चार्जशीट फाइल होती है। इन हजारों पन्नों की 3 चार्जशीट में गजेंद्र सिंह को कहीं भी अभियुक्त, न मुझे न मेरे परिवार के किसी सभी जो है व्यक्ति को किसी भी तरह से लिप्त एसओजी ने अभियुक्त के रूप में उसमें मेंशन नहीं किया। जब पुलिस ने, जिस जांच एजेंसी ने जो राजस्थान सरकार के अधीन काम करती है, उसने इन 3.5 साल 4.5 साल 19 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल से ज़्यादा के समय में अपनी इन जांच और 3 चार्जशीट में जिसे दोषी नहीं माना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने के प्रयास के चलते मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझे एक बार अभियुक्त की संज्ञा दी। ऐसा करके वो राजस्थान की पुलिस को कोई डायरेक्शन देना चाहते थे, या केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, या अपने पुत्र की हुई शर्मनाक हार की खीज उतारना चाहते थे। ये अगर एकमात्र अवसर होता तो शायद मैं इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर लेता। इससे पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार मेरे साथ में करने की सार्वजनिक रूप से कोशिश की। मैं उस बात की चर्चा करूं उससे पहले संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेरे परिवार के सदस्यों ने 2011 से 13 के बीच में एक कमोडिटी, एक प्लॉट जिसकी ओनरशिप के कुछ शेयर मेरे पास में थे, मेरे परिवार के पास में थे, मात्र वो शेयर उनके पूर्व निदेशक को और उसके परिवार के सदस्यों को ओपन मार्केट में बेचे गए। देश का कौन सा कानून ये कहता है, मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचें। आप सबके पास में कोई प्लॉट होगा, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी। आपने अपना स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना प्लॉट, अपना कोई भी साधन, अपना कोई संसाधन, अपना कैमरा, अपना मोबाइल फ़ोन किसी व्यक्ति को बेचा है। जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हैं उसका सोर्स ऑफ फंड्स, कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आया है, इसको जानने का अधिकार आपको देश का कोई कानून देता है क्या?